तो अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जब हम प्लांट्स की रिप्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे तो उस टाइम पे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा डिस्कस किया था। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे एनिमल्स में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसकी हम डेफिनेशन पहले देखेंगे। ये रिप्रोडक्शन का वो टाइप है जिसमें हम पहले प्रोड्यूस करते हैं गमीट्स। ऑफस्प्रिंग जो है वो पैदा कैसे होते हैं, जब एक मेल और फीमेल गमीट जो है इनका फ्यूजन होता है। मेल गमीट प्रोड्यूस करता है मेल पेरेंट, और फीमेल गमीट जो है वो प्रोड्यूस करता है कौन, फीमेल पेरेंट हमारे होते हैं। तो जैसे कि हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा कि एक पेरेंट यूज होता है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए, तो यहाँ पर दो पेरेंट्स होते हैं, मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट। इनसे जो गेमीट्स निकलते हैं, स्पर्म फ्रॉम मेल एंड एग फ्रॉम फीमेल, ये फ्यूज होके जब ये एक दूसरे से मिल जाते हैं, मीट हो जाते हैं, ये जायगोट बनाते हैं। जायगोट की जो पावर होती है, ये किसी भी सेल में डिवाइड हो सकता है, एक पूरे इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर सकता है। पहले ये एम्ब्रियो बनाता है, फिर ये बेबी बनाता है, तो बेबी फिर मैच्योर होकर एडल्ट बनता है और कंप्लीट मैन बनता है, या ये वुमेन बन सकता है। द ऑर्गेनिजम्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, ये जेनेटिकली डाइवर्स होते हैं। जेनेटिकली डाइवर्स का मतलब यही है कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि एक फीमेल पेरेंट में खुद अपनी कोई वेरिएशन होगी जब ये डीएनए बना रहा होगा अपने अंदर। इसी तरह मेल अपने अंदर कुछ वेरिएशन जमा करके लाया होगा जब ये इसने डीएनए कॉपी किया होगा, तो ये वेरिएशन जब फ्यूज होके एक ही इंसान में आएंगी तो इसमें नए किस्म की वेरिएशन आएंगी जब ये डीएनए कॉपी करेगा। ज़ायगोट से जब डिवीजन होते हैं, सेल डिवीजन्स, तो ये जब बेबी बन जाएगा उस टाइम पे, तो यहाँ पर भी वेरिएशंस आएंगे। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर, जब पेरेंट्स तो दो है पर डीएनए कंटेंट कैसे सेम है, ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है अगर पेरेंट्स दो है। फॉर एग्जांपल जब हम हैप्लॉइड की बात करेंगे, स्पर्म में जो डीएनए कंटेंट होता है, ये एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। ये हम यूजुअली इसी कन्वेंशन में बात करते हैं कि क्रोमोसोम्स नंबर जो है ये कैसे डिस्क्राइब होता है, एन से। अगर स्पर्म में एन है, इसे हम हैप्लॉइड सेल कहते हैं। हैप्लॉइड मतलब इसकी जो मेन ऑर्गेनिज्म है, मेल है, कंप्लीट एडल्ट है, इसको तो टू एन उसको टू एन होता है। जो मेन ऑर्गेनिज्म होता है उसको टू एन क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए कंटेंट होता है, उसको हम डिप्लॉयड कहते हैं। सारे ऑर्गेनिज्म जो यूजुअली हम ह्यूमंस की बात करेंगे, ये डिप्लॉयड होते हैं, इनमें टू एन क्रोमोसोम्स होते हैं। तो स्पर्म सेल हैप्लॉयड होती है, इसमें आधा क्रोमोसोम नंबर होता है जिसे हम एन कहते हैं, तो फीमेल में भी एन कहते हैं। ये कैसे प्रोड्यूस होता है, वरना तो मेल से टू एन होता, फीमेल से टू एन होता, तो यहाँ पर फोर एन बन जाता, पर ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर ये एन होता है, एन होता है, ये कैसे होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मियोसिस। ये सेल डिवीजन की एक टाइप है, जब एक सेल से ये डीएनए कंटेंट क्या करता है, ये आधा करता है। फिर ये यहाँ से इसमें आधा डीएनए देगा, इससे दो सेल्स और निकलेंगी, तो यहाँ से आधा डीएनए बनेगा, चार हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं। इस प्रोसेस को हम मियोसिस कहते हैं। यहाँ पर डीएनए जो है सेल डिवीजन के दौरान ये आधा हो जाता है। जैसे कि आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा होगा, वहां पर डीएनए डबल हो जाता है, एक डीएनए कॉपी से बनता है, यहाँ पर भी सेम होता है, यहाँ पर भी सेम होता है, उसे हम माइटोसिस कहते हैं। जब डीएनए कंटेंट सेम रहते हैं सेल डिवीजन में, यहाँ पर डीएनए कंटेंट जो है वो रिड्यूस होता है, इसे हम मियोसिस कहते हैं। इसी मियोसिस की बदौलत जब एक मेल और फीमेल्स एक दूसरे के गेमेट्स मिलाते हैं, तो इसकी वजह से डीएनए कंटेंट जो है वो एग्जैक्टली सेम होता है, जो पेरेंट्स में होता है वही बेबी में ही होगा, इससे कोई चेंज नहीं आती है डीएनए कंटेंट से। एग्जांपल्स क्या है, ह्यूमंस है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, और कुछ प्लांट्स हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है। प्लांट्स में हमने डिस्कस किए हैं, तो अब हम यूजुअली ह्यूमंस की बात करेंगे इसमें। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन करने के लिए अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम चाहिए। ह्यूमंस में अगर हम देखेंगे तो एक डिफरेंस है, ऑब्वियस डिफरेंस है मेल और फीमेल की। मेल में अलग पार्ट्स हैं, फीमेल में अलग पार्ट्स हैं रिप्रोडक्शन के लिए।
मेल्स की अगर हम बात करेंगे तो टेस्टिस हैं, ये जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है मेल में, जहां से स्पर्म, मेल गेमेट को हम कहते हैं स्पर्म इन ह्यूमंस, और फीमेल गेमेट्स को हम कहते हैं ओवम, जो ओवरी में बन जाते हैं। तो मेन पार्ट जो रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल्स का है वो टेस्टिस हैं जो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, और फीमेल्स में ओवरीज हैं जो प्रोड्यूस करते हैं ओवम, फीमेल गेमेट्स है, इसको हम एग भी कहते हैं कभी कभी। अब हम डिटेल में बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन ऑर्गन्स आते हैं और फिर एक्सेसरीज ऑर्गन्स आते हैं। मेन ऑर्गन्स जो है उनमें पेयर ऑफ टेस्टिस आते हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं टेस्टिस एक, दूसरा टेस्टिस, ये मेन ऑर्गन्स में आते हैं। यही मेन टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स, फिर वो यहाँ से जाके यहाँ पर मैच्योर मैं नहीं कहूँगा, मैच्योर वो ही एपिडाइडिमिस पे ही होते हैं, फिर यहाँ पर वो मिलके सेमेन बनाते हैं, यहाँ ग्लैंड से आता है सारा कुछ सिक्रीशंस वगैरह, सेमेन बनता है स्पर्म को, तो फिर यहाँ से वो बाहर निकलता है। दे प्रोड्यूस द मेल सेक्स सेल्स। कौन मेल सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करते हैं? टेस्टिस मेल सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम स्पर्म्स कहते हैं, एंड आल्सो प्रोड्यूस द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। अगर आपने देखा होगा कि जो मेल्स, इनका बाल्ड क्यों जल्दी हो जाता है, वो इसी हार्मोन की वजह से होता है। इसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जो टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं इन देयर लोब्यूल्स। टेस्टिस का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पर, तो टेस्टिस में इन्हें स्ट्रक्चरल लोब्यूल्स आता है, इसके स्ट्रक्चरल लोब्यूल्स के, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर आता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आता है, हमने टेस्टिस पेयर डिस्कस की, ये सरोटल कैविटी में आते हैं, जिसे हम सरोटम भी कहते हैं, आउटसाइड द बॉडी आते हैं। सरोटम में इसलिए होते हैं क्योंकि टेम्परेचर जो है वो -2 डिग्री रखना है कम फ्रॉम द बॉडी। अगर बॉडी में 37 डिग्री टेम्परेचर है हमारा, तो सरोटल कैविटी में 35 डिग्री होगा, जो आइडियल टेम्परेचर है स्पर्म डेवलपमेंट के लिए। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो स्पर्म डेवलपमेंट नहीं होगा। तो सरोटल कैविटी में ही होते हैं। तो टेस्टिस में जो हमने देखा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, उनमें होते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, जहां पर एक्चुअल जो है, जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स सेल्स हैं, जिसे हम सेल कहते हैं, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसी तरह हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस इज सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, जो टेस्टिस में होते हैं, यही प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स। फिर स्पर्म्स यहाँ से जाके एपिडाइडिमिस में मिल जाते हैं और यहीं पर मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स आकर इन एपिडाइडिमिस। एपिडाइडिमिस से लेकर फिर यहाँ पर ट्यूब्स होते हैं, इसे हम वासा डिफरेंस कहते हैं। ये इसको कैरी करता है, एक टेस्टिस से एक वासा डिफरेंस निकलता है, दूसरे टेस्टिस से दूसरा वासा डिफरेंस निकलता है, और फिर ये यहाँ पर सेमिनल वेसिकल्स से जो ये ग्लैंड्स होते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स, इनसे जो सिक्रीशंस निकलते हैं, प्रोस्टेट जो सिक्रीशन निकलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से जो सिक्रीशंस निकलते हैं, वो सब मिलके स्पर्म को सेमेन बनाता है। तो सेमेन जो है ये एक्चुअली स्पर्म का नहीं होता है, खाली इस स्पर्म में स्पर्म के साथ साथ जब सेमिनल वेसिकल की सिक्रेशंस मिल जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रेशन मिल जाती है, बल्बो यूरेथ्रल की ग्लैंड्स की सिक्रेशंस मिल जाती हैं, तब ये जाके स्पर्म सेमेन बन जाता है, क्योंकि सेमेन में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो स्पर्म को डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होती है। फिर ये यहाँ से यूरेथ्रा, इसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। इस यूरेथ्रा से जो हम पेशाब की नाली, जो यहाँ यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पेशाब जो है वो जमा हो जाता है, फिर वहीं से हम वो निकालते हैं, और यहीं से स्पर्म और सेमेन भी निकलता है। मेल सेक्स सेल स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, ये हमने डिस्कस किया, एंड मैच्योर इन द एपिडाइडिमिस, जो मैंने यहाँ पर दिखाया आपको, एपिडाइडिमिस, यहाँ पर ये मैच्योर हो जाते हैं स्पर्म्स। फिर उनको कैरी करने वाला होते हैं वासा डिफरेंस एंड यूरेथ्रा, इनको बाहर निकालता है। इसके अलावा लेडिक सेल्स होती हैं, या इंटरस्टिशियल सेल्स भी हम कहते हैं, जो टेस्टिस में होती हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, इनके दरमियान जो सेल्स होती हैं लेडिक सेल्स, ये प्रोड्यूस करती हैं टेस्टोस्टेरोन, और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स खुद क्या प्रोड्यूस करती हैं? स्पर्म्स। और दोनों की लोकेशन कहाँ पर है? टेस्टिस में, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की भी और लेडिक सेल्स की भी। मेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आता है पहले ही प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड,
ये सारा सिक्रेशन जो मिलता है वो स्पर्म के साथ मिलकर बनाता है स्पर्म, जो इसके नरिशमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ये हमने डिस्कस किया। पेनिस जो है, जो ये है पेनिस, मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन जो है, कॉपुलेटरी ऑर्गन मतलब क्या होता है, जो सेक्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो हमें फीमेल के साथ सेक्स करने में मदद करता है, उसे हम कॉपुलेटरी ऑर्गन कहते हैं। जो ह्यूमन्स में होता है, मेल्स में उसे हम पेनिस कहते हैं। मेल डक्ट्स, डक्ट्स को हम कह सकते हैं ट्यूब्स, जहां से स्पर्म जो है वो कैरी होंगे। मेल्स में जो वासल डिफरेंस है और यूरेथ्रा है, यही मेन डक्ट्स हैं। और सिंगल वासल डिफरेंस ईच टेस्टिस से होगा और स्पर्म आ जाएगा एक एक टेस्टिस से, फिर यह सारा जमा हो जाएगा यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज है सेमेन के लिए भी और यूरिन से भी। यूरिन भी हम यूरेथ्रा से पास करते हैं और सेमेन भी यूरेथ्रा से ही हम पास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, इस पेनिस के अंदर जो डक्ट है, वेन है, ट्यूब है, उसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। यहीं से सेमेन भी निकलता है और यूरिन भी निकलता है। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, ये पेयर ऑफ ओवरीज है। मेन ऑर्गन्स यही है, ये ओवरीज है। ये यूजुअली इस फैलोपियन ट्यूब के साथ कनेक्ट होती है। इस ओवरी में ही बनता है ओव्यूल, फीमेल सेक्स गमीट, फीमेल गमीट, फीमेल सेक्सुअल या ओवम, ओव्यूल नहीं ओवम, सॉरी, ओवम बनता है। इसके अलावा ओवरीज के अलावा फैलोपियन ट्यूब, एक फैलोपियन ट्यूब और दूसरा फैलोपियन ट्यूब, तो पेयर हो गई, या ओविडक्टस भी हम कहते हैं इन्हें। एंड द एक्सेसरी ऑर्गन्स सच एज यूटेरस एंड वेजाइना। वेजाइना यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये सारा वेजाइना है, यहाँ से इसकी ओपनिंग है वेजाइना की। और फिर यूटेरस, यूटेरस वो जगह है जहाँ पर क्या डेवलप होता है, बेबी डेवलप होता है। यूटेरस के 3 लेयर्स होते हैं। इनर लेयर को हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, जो इसको लाइन करती है। मीडियम वाली हो मायोमेट्रियम, और सबसे आउटर लेयर जो यूट्रस को कवर करती है उसे हम पेरीमेट्रियम कहती हैं। जो यूट्रस और वेजाइना के दरमियान जो गैप होती है उसे हम सर्विक्स कहते हैं। फीमेल मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आता है ओवेरी, जो हमने पहले डिस्कस, ये पेयर होती है, यही प्रोड्यूस करते हैं फीमेल सेक्स सेल्स और एग्स। और यही ओवेरी से प्रोड्यूस होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। फीमेल सेक्स हार्मोन्स कौन कौन है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एंड मेल सेक्स हार्मोन कौन है, टेस्टोस्टेरोन। फीमेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आता है यूटेरस, ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब्स एंड वेजिना, ये एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। यूटेरस इज द साइट ऑफ फीटल डेवलपमेंट। बच्चे की डेवलपमेंट जहां पर होती है वो यूटेरस में होती है। एंड द वेजिना रिसीव्स स्पर्म फ्रॉम द मेल। इसकी जरूरत क्या है, जो वेजिना है, जब पेनिस यहां से आता है तो पेनिट्रेट करता है इस वेजिना में। पेनिस की पेनिट्रेशन इस वेजिना में होती है। यहाँ पर स्पर्म्स रिसीव करता है वेजिना। इस वेजिना के बाद यहाँ से इन ओपनिंग्स के थ्रू जाती है सर्विक्स से, सर्विक्स से लेकर यूट्रस में जाता है। यहीं पर ये फिर यहाँ से आते हैं एग्स, ओवेरी से फैलोपियन ट्यूब ने कैरी करके यूट्रस में लाता है। यहाँ पर डेवलपमेंट होता है। फिर यहीं पर जब जायगोट वगैरह बन के जब डेवलपमेंट होती है सारी फीटस की, वो इसी यूटेरस में होती है। यहीं पर बच्चा होता है, यहीं पर उसकी डेवलपमेंट भी होती है। ओवम इज कैरीड फ्रॉम ओवरीज टू द यूटेरस थ्रू ए पेयर ऑफ ओविडक्टस। तो ये ओवरीज से यूटेरस तक पहुंचने का काम किसका है, ओवम का, वो इस फैलोपियन ट्यूब का है, ओविडक्ट का है। अब हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, ये यूजुअली फीमेल्स में पाया जाता है। और अगर ये दूसरे एनिमल्स की बात करेंगे तो उस मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम वहां पर ऑस्ट्रस साइकिल कहते हैं, जो हम गाय वगैरह में देख सकते हैं, कैटल में। ह्यूमंस में इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मेंस्ट्रुअल एक साइक्लिक इवेंट है। साइक्लिक इवेंट मतलब वो होते हैं जो बार बार रिपीट होता है। तो साइक्लिक इवेंट में ओवम जो है ये रिलीज होता है ओवेरी से, उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं।
and it is removed from body when fertilization does not happen. अगर ओवरी से जब ओवम निकलता है तो वो इसलिए निकलता है ताकि उसे स्पर्म मिल जाए और वो फर्टिलाइज होकर जायगोट बनाए और जायगोट से वो फिर इंडिविजुअल बेबी बना जाए। अगर अब स्पर्म मिला नहीं, फर्टिलाइजेशन भी हुई नहीं, जायगोट बनेगा नहीं, तो अब एग का करना क्या है? अब ये तो ओवरी से निकल चुका है, अब इसको बॉडी से रिमूव करना है। इस रिमूव के लिए ये बहुत जरूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल रखा गया है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, अब इसके दौरान क्या होता है? ब्लड रिच एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम जो मैंने पहले ही बोला आपको, ये लाइनिंग है जो यूटेरस को, जहां पर बेबी की डेवलपमेंट होती है, अंदर की लाइन, सबसे इनर लाइनिंग को हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। यही होते हैं, इसमें बहुत सारा जो खून होता है, ब्लड वेसल्स होती है, ये सारा ब्रेकअप हो जाता है। ये वाल ही कोलाइपस होता है। जब ये वाल ही कोलाइपस होगा, इसके साथ साथ एग भी बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो ओवम भी इसी वाल के अंदर होता है यूट्रस में। तो ये वाल ब्रेक डाउन होने के साथ साथ फिर ये सारा खून के जरिए बाहर निकलता है ओवम भी, क्योंकि ये फर्टिलाइज हुआ ही नहीं होता है। इसके अलावा 2 पिट्यूटरी हार्मोन एक्ट करते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच भी एक्ट करता है, एंड 2 ओवेरियन हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी एक्ट करते हैं। तो पिट्यूटरी हार्मोन कौन कौन है? एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच, और जो ओवेरियन हार्मोन्स हमने पहले ही देखा, ओवेरी से प्रोड्यूस होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये काम आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। इन्हीं का सारा खेल है, और इस ह्यूमन्स में ये रिपीट होता है 28 डेज के बाद। अब हम डिस्कस करेंगे किस किस पीरियड पे, किस किस फेज पे क्या क्या होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को अब जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे फॉलिकुलर फेज की, फिर आता है ओव्यूलेशन फेज, ल्यूटल फेज और मेंस्ट्रुअल फेज। हम देखेंगे क्या होता है अलग अलग फेजेस में। मेंस्ट्रुअल फेज को हम कहते हैं ब्लीडिंग फेज भी, यहां पर ब्लीडिंग होती है, मेंसेस भी कहते हैं इसे। ये डे 1 से जब स्टार्ट होगा, जब एक एग की, ओवम की फर्टिलाइजेशन हुई ही नहीं होगी, तब यूट्रस की जो अंदर की लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, वो कोलाइपस हो जाएगी, वो शेड हो जाएगी, क्योंकि ये इम्प्लांटेशन के बहुत जरूरी। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है? जब एक मेल और फीमेल गेमेट जो एक दूसरे से मिलते हैं, जायगोट बनाते हैं, तो वो यूट्रस की वॉल पे चिपक जाता है, उसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। इस इम्प्लांटेशन के लिए जरूरी होता है एक लाइनिंग, एक दीवार होनी चाहिए, एक दीवार होनी चाहिए जिसे हम एंडोमेट्रियम कहती है। जब अब अगर जायगोट बना ही नहीं है तो इम्प्लांटेशन तो होगी ही नहीं, अब इस वॉल की भी कोई जरूरत नहीं है, तो इसको हटाने के लिए फिर मेंस्ट्रुअल फेज आता है मेंसेस का। ये 3 से 5 दिन तक खून निकल जाता है, जारी रहता है, फिर 5 दिनों के बाद, ये किसी को 4 दिनों के बाद ही खत्म हो जाता है, ये खत्म हो जाता है मेंस्ट्रुअल फेज। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, जब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं होगा, एग भी यहाँ से निकल गया होता है, फिर ये सारा बाहर निकल जाता है ब्लीडिंग के थ्रू। इसके बाद फॉलिकुलर फेज आता है, क्योंकि हमारी ओवरी में एग्स जो होते हैं वो मैच्योर एग्स नहीं होती है, वो इन द फॉर्म ऑफ फॉलिकल्स होते हैं, जिसे हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। इस प्राइमरी फॉलिकल को फॉलिकुलर फेज में, पहले फेज जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, इसमें डेवलप स्टार्ट होना लगता है ताकि ये एक एग बन जाए, इसे हम ग्रेफेन फॉलिकल कहते हैं, पहले एग से पहले भी। इसके साथ साथ एंडोमेट्रियम भी इसी फेज के दौरान जो है वो भी डेवलप होना स्टार्ट करता है। इस फॉलिकुलर फेज में जो हार्मोन काम आता है वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही है जो एक फॉलिकुलर फेज में मदद करता है फॉलिकल बनाने में, एक प्राइमरी फॉलिकल को मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल बनाने में, और एंडोमेट्रियम लाइनिंग के लिए भी। तो यहाँ से स्टार्ट होता है प्रिपरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यहीं से स्टार्ट होता है। ये यूजुअली लास्ट करते हैं 10 to 14th डे तक। फिर आता है ओव्यूलेटरी फेज, ये मिड साइकिल फेज है। यहां पर ओव्यूलेशन होता है, ओवेरी से ओवम निकलता है। द एंड ऑफ द फॉलिकुलर फेज अलॉन्ग विद द ओव्यूलेशन पीरियड डिफाइंड एज द फर्टिलाइजेशन पीरियड। तो उस ओव्यूलेशन फेज में क्या होता है? एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। उस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम क्या होता है? उस ओवेरी से वो एग को निकालता है,
क्योंकि ओवरी में कहां पर एग होता है, एक मैच्योर फॉलिकल में, ग्रेफन फॉलिकल में। इस ग्रेफन फॉलिकल से जब एग निकलता है वो काम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। अब वो ओव्यूलेटरी फेज में होता है। जब इस ग्रेफन फॉलिकल से एग निकल गया, अब जो बाकी रह गए उसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये ल्यूटल फेज में हम इसके देखेंगे। पोस्ट ओव्यूलेशन फेज, ओवम निकलने के बाद हम कहते हैं पोस्ट ओव्यूलेशन फेज, ल्यूटल फेज का फेट कॉर्पस ल्यूटियम में डिसाइडेड। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम वो फॉलिकल होता है जिससे एग निकल गया होता है, यानी ग्रेफन फॉलिकल में एग होता है। जब ग्रेफन फॉलिकल से एग निकल गया तो बाकी जो रह गया वो कॉर्पस ल्यूटियम होता है। अगर अब फर्टिलाइजेशन नहीं हो गई तो जो हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, इनकी लेवल भी कम हो जाएगी। तो ये सारा एंडोमेट्रियम जो इनर लाइनिंग है ओट्रस का, ये सारा खत्म हो जाएगा और मेंसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। एग जो है ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा फॉलिकुलर फेज में। फिर एंडोमेट्रियम इनर लाइनिंग ऑफ ये स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर। यहीं पर ओवेरी से भी ओवम निकल जाएगा, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम है। फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने का काम यहाँ ओव्यूलेशन फॉलिकुलर फेज में होता है, एफएसएच का। फिर ल्यूटियल फेज में जब ग्रेफिन फॉलिकल से एग निकल गया होता है, इसमें कॉर्पस ल्यूटियम होता है। अब यहीं पर फर्टिलाइजेशन हो गई तो इम्प्लांटेशन भी होगी, बच्चा पैदा होगा। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, स्पर्म नहीं मिला, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा मेंस्ट्रुअल फेज। जब ये सारा एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन हो जाएगा तो बाहर निकल जाएगा। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब एक स्पर्म फीमेल एग के साथ मिल जाता है तो एक सेल बनाता है जायगोट। ये भी एन होता है, हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल जो ये फिर जायगोट जो होते हैं ये डिप्लॉइड सेल होते हैं, इसमें पूरे क्रोमोसोम्स होते हैं। इस फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट को कहते हैं जायगोट, ताकि एक बच्चा इससे पैदा हो जाए। अब एक नया टॉपिक है इसके अलावा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये है, ये कंप्लीट, जैसे कि हम कहते हैं हेल्थ किसे हम कहते हैं, हेल्थ इज द कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग ऑफ एन ह्यूमन बीइंग। इसी तरह रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? जब एक इंसान कंप्लीटली फिजिकली वो फिट होगा रिप्रोडक्शन के लिए, मेंटली वो फिट होगा रिप्रोडक्शन के लिए, और सोशली भी वो फिट होगा रिप्रोडक्शन के लिए, उसे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो फिट होगा रिप्रोडक्शन के लिए, इसके अलावा सारे स्टेजेस जो रिप्रोडक्शन में होते हैं, मैच्योरेशन होगा या ओव्यूलेशन होगा या स्पर्म का मैच्योरेशन होगा, जायगोट बनने का मैच्योरेशन, वो इसमें कवर हो जाता है। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एसटीडीज जो हम कहते हैं, और अनवांटेड प्रेगनेंसी कभी कभार हो जाती है कि यूट्रस में मैच्योर डेवलपमेंट नहीं होती है एग की, वो ट्यूब में ही होती है, फैलोपियन ट्यूब में, तो उससे कॉम्प्लिकेशंस होती है। ये सब प्रिवेंट करने के लिए हम पढ़ते हैं एक टॉपिक, इसे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करने के लिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए, सेक्सुअली डिजीज ट्रांसमिट, ये सब बचने के लिए हम यूज करते हैं मेथड्स, उनको हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर डिवाइसेस दैट प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। ये वो डिवाइसेस हैं जिनसे हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकते हैं, या हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, फॉर एग्जांपल एचआईवी है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, इनसे हम बचते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव्स बहुत टाइप्स के हैं। मैकेनिकल बैरियर्स होते हैं। मैकेनिकल बैरियर्स का मतलब क्या है? ये वो है जो रोकते हैं स्पर्म को, फॉर एग्जाम्पल कंडोम्स की बात करते हैं, या रोकते हैं स्पर्म और एग को मिलने से। हार्मोनल होते हैं, कुछ पिल्स की तरफ जो हार्मोन्स को कम करते हैं या खत्म करते हैं, या सर्जिकल ही मेथड होता है, हम रिमूव ही करते हैं वो चीजें जिनसे हमें मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल ओवरी को या टेस्टिस को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड्स के हैं। फिजिकल मेथड्स, मैकेनिकल मेथड्स की बात करें, कंडोम्स आते हैं, फीमेल कंडोम्स आते हैं जिन्हें फेमडोम्स कहते हैं। तो इसी तरह अगर हम हार्मोनल मेथड्स की बात करें, हार्मोनल रिंग आती है, या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आते हैं पिल्स के तौर पे जो इमरजेंसी में यूज हो जाते हैं। इसी तरह हम यूज करते हैं डायफ्राम्स, ये भी मैकेनिकल मेथड में आता है। कॉन्ट्रासेप्टिव पैच, वेजिनल डोज, जैसे रिदम मेथड, हम कब एक दूसरे के साथ सेक्स कर सकते हैं ताकि हमें प्रेगनेंसी ना हो जाए। ये तभी हो सकता है जब एक फीमेल इनफर्टाइल होगी, उस टाइम पे कोइटस इंटररप्टस होता है। ये हम एक एक करके सारा डिस्कस करेंगे।
पहले जो है वो कोइटस इंटरप्टस है। ये सबसे अनरिलायबल मेथड है। अनरिलायबल मेथड क्या होता है, इसमें चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी फिर भी रहते हैं, ये कंप्लीटली सेफ नहीं है। इसमें क्या है, कोइटस यानी जब हम सेक्स कर रहे होते हैं, एक मेल जब एक फीमेल के साथ सेक्स कर रहा होता है तो वो कोइटस को इजैकुलेट करने से पहले ही वो बाहर निकल जाता है। जब आप यहाँ पर देख सकते हैं वो पेनिस को पहले ही बाहर निकल जाता है, निकाल लेता है कोइटस से पहले ही, इजैकुलेशन से पहले ही। तो जो सारा भी सेमेन होगा स्पर्म को वो बाहर फेंका जाएगा, तो जो एग और स्पर्म को उनका मिलने का मौका मिलेगा ही नहीं। इसे हम कहते हैं कोइटस इंटरप्टस। दूसरा मेथड है रिदम मेथड। रिदम मेथड भी एक अनरिलायबल मेथड है, इसमें भी चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी रहते हैं। फिर भी जब हम कोइटस कर रहे होते हैं, सेक्सुअल एक्ट कर रहा होता है एक मेल और फीमेल, उसमें क्या होता है, व्हेन द फीमेल इज फर्टाइल, उस टाइम पे हम फर्टिलाइजेशन करती नहीं है, क्योंकि फर्टाइल फीमेल मतलब उसका ओवम जो है वो फर्टाइल होगा, वो डेवलप्ड होगा, उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन की चांसेस बहुत ज्यादा है, यानी स्पर्म और ओवम को मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो कोइटस उसी टाइम पे किया जाएगा जब वो इनफर्टाइल होगी। ओवुलेशन फेज में आपने देखा होगा एग निकल जाता है फ्रॉम द ओवरी, वो ओवुलेशन फेज में होता है फ्रॉम डे 11 टू डे 16। तो मैच्योरेशन स्टार्ट होना होता है 8th डे से लेकर। तो सबसे फर्टाइल पीरियड यही है, फ्रॉम डे 8 टू डे 19 देयर शुड बी नो कोइटस, अगर आपको प्रेगनेंसी से बचना है। तो प्रेगनेंसी बचाने के लिए फिर वो कोइटस कब करते हैं, उनका सेफ मेथड जो है, सेफ डेज कब है, फ्रॉम डे 1 टू डे 7। डे 1 और 4 तक वो कर नहीं सकते, क्योंकि इस टाइम पर ब्लीडिंग हो रही होती है। तो आफ्टर डे 7 वो कर सकते हैं, या कोइटस कब हो सकता है, आफ्टर डे 20 टू डे 28, इस टाइम पे कोइटस हो सकता है। एक और मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव्स का, जिससे हम अनवांटेड प्रेगनेंसी या एसटीडीज रोक सकते हैं, वो कंडोम्स है। ये इफेक्टिव मेथड है, मैकेनिकल बैरियर है जो स्टॉप करता है एक स्पर्म को ओवम के साथ मिलने से। इट आल्सो अवॉइड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ एसटीडीज, इससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस फॉर एग्जांपल एड्स वगैरह नहीं हो सकता। डायफ्राम्स, डायफ्राम्स भी बैरियर्स की तरह ही एक्ट करते हैं, जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ऐड किए जाते हैं। दे स्टॉप द एंट्री ऑफ सेमेन, ये सेमेन को अंदर आने से रोकते हैं, यूट्रस में जाने से रोकते हैं। इसी की वजह से फिर क्या होता है, जब सेमेन मिला ही नहीं तो फिर प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। यहाँ एक और मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल केमिकल मेथड है जिसमें हम हार्मोनल लेवल चेंज करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स को डिक्रीज करते हैं, ताकि प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। अब अगर कभी कभार क्या होता है, फर्टिलाइजेशन भी हुई होती है, कभी कंडोम ब्रेक हो जाता है तो स्पर्म एंट्री हो जाती है, तो इस वजह से क्या होता है, स्पर्म और ओवम जो है ये एक जैसे मिल जाते हैं, तो जायगोट बन जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। ये फर्टिलाइजेशन होने के बावजूद अगर आपको प्रेगनेंसी रोकनी है तो हम इमरजेंसी पिल्स यूज करते हैं। दिस इमरजेंसी पिल का काम क्या है, ये हार्मोनल लेवल को क्विकली चेंज करता है। ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को डिक्रीज करके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करेगा, मेंसेस स्टार्ट करेगा, ब्लीडिंग स्टार्ट करेगा, तो इस वजह से फिर फर्टिलाइज्ड एग भी बाहर निकल जाएगा। आईयूडीज ये डिवाइसेस होते हैं। कॉपर टी एग्जांपल इज कॉपर टी, वो टी शेप डिवाइस होता है जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर डाला जाता है। फिर ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, जैसे कि आपने देखा होगा यूट्रस ऐसे होता है, उसमें फिट किया जाता है, फिर ये एंट्री ऑफ स्पर्म इसमें करने ही नहीं देता है। ये सालों तक रहता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। एग्जांपल इज कॉपर टी। इट्स अ डिवाइस इंसाइड द यूट्रस के अंदर ही डाला जाता है, ये चेंज करता है इसकी शेप एंड प्रिवेंटिंग सक्सेसफुल इंप्लांटेशन ऑफ जायगोट को इंप्लांट करने से रोक देता है। सबसे रिलायबल मेथड जो है प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने का वो स्टेरिलाइजेशन है। इसमें स्टेरिलाइजेशन एक सर्जिकल मेथड है जो बोथ मेल्स और फीमेल्स में किया जा सकता है। ये परमानेंट है, इससे फिर बच्चा कभी पैदा नहीं हो सकता। मेल्स में इसे कहते हैं वासक्टोमी, जहां पर ये वास डिफरेंस को कट करते हैं,
फिर जब वासा डिफरेंस का काम क्या होता है, वो टेस्टिस से स्पर्म्स को कैरी करता है ताकि वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाए। जब ये यहाँ पर इसका डक्ट ही, इसका पाथ ही रोक दिया गया, काट दिया गया, तो स्पर्म जो है वो अगर बनेगा भी तो वो कहीं पहुंचेगा नहीं, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा नहीं। इसे वासक्टोमी कहते हैं इन द मेल्स, और फीमेल्स में इनको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब्स को कट किया जाता है। फैलोपियन ट्यूब्स जो है वो कैरी करते हैं ओवेरी से एग्स, ओवेरी से एग्स का काम ये इन्हीं को करते हैं। जब ये पाथ भी काट दिया जाता है तो फिर ओवेरी से तो एग्स निकल जाएंगे पर वो कहीं पहुंचेंगे नहीं। इसे हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी इन द फीमेल्स और ट्यूबर लाइगेशन। Thank you. Do share and subscribe the channel.